हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो आप। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जनवरी 2012 का, जिसमें कि आज जो बात होगी वो होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDP कहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षा है सीटेट दिसंबर का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। और अक्सर देखा जाता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न का प्रश्न होता है, कभी कभी ऐसा होता है हूबहू वही प्रश्न उठा के दे देते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ें, उसे प्रैक्टिस करें। और इसका जो डिटेल वीडियो है हमारा क्लास वाइज प्रैक्टिस सेट भी बना हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से देखें। और अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित हैं। तो किसके बारे में चिंतित हैं प्रश्न बनाने के बाद शिक्षक? तो ऑप्शन पहला है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार, और चौथा जो है वो है विश्वसनीयता। तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं, इस चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन जो सही उत्तर होगा इसका फ्रेंड, वो होगा दूसरा। तो शिक्षक जो प्रश्न बनाने के बाद वो जो चिंतित हैं वो हैं संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। तो चिंतित हैं कि ये जो प्रश्न बना है उसमें संपूर्ण विषय वस्तु जो है शामिल हो गया है या नहीं हुआ है, वो चिंतित हैं इसमें लेके। तो शिक्षक का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है वो ये कि किसी भी प्रकार के जब प्रश्न पत्र वो बनाते हैं तो एक माध्यम होता है जिसमें कि वो परीक्षण करते हैं। उसका विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य में निहित होता है परीक्षण में कि प्रश्न जो है पत्र संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल हो, और अगर शामिल नहीं हो तो उसमें शिक्षक चिंतित होते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। तो इसमें चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड वो है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक हैं, चौथा है विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। तो चार में से जो विश्वास होगा शिक्षा शास्त्र का क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा। उसमें शिक्षार्थियों के जो अनुभव है, अनुभव और उसका प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रत्यक्षण जो है और अनुभव जो है विद्यार्थी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में, कि जिसमें कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। और शिक्षार्थी जो है इसमें क्या होते हैं कि अपने आसपास के जो वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना, जिसमें अनेक अनुभव और प्रत्यक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि विद्यार्थी अपने आसपास से काफ़ी चीज़ें इसमें सीखते हैं और अनुभव लेते हैं और प्रशिक्षण होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, तीसरा प्रश्न है,
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से जो सिद्धांत पर आधारित होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन। तो पहला ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। जो आकलन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फ्रेंड? कि किफ़ायती होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये सही है, क्योंकि बाहरी लोगों से अच्छा शिक्षक ज़्यादा जानते होंगे। तीसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड, है ना, क्या कहते हैं, मिलने चाहिए। या चौथा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो ये भी सही है। तो विद्यालय अगर बाहर में जो परीक्षा लिया जाता है और एक विद्यालय में परीक्षा ली जाता है, तो विद्यालय में जो परीक्षा ली जाती है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं काफ़ी सक्षम होते हैं, सुकून महसूस करते हैं, उसे निर्भीक होते हैं एक तरह का। तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो दूसरा जो होगा वो क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो पूछा गया है फ्रेंड इस प्रश्न में कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन है वो है बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगर बाहर के कोई शिक्षक आते हैं या बाहरी कोई लोग परीक्षण करते हैं विद्यार्थियों का, या इंटरव्यू लेते हैं या परीक्षा लेते हैं, तो उससे बेहतर जो है उनकी क्षमताओं का जो है उसके शिक्षक, विद्यालय के शिक्षक जानते हैं कि कौन बच्चे किस ग्रेड का हैं और क्या सिलेबस बच्चे पढ़े हैं और किस तरह का प्रश्न, क्वेश्चन आंसर उसका होना चाहिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, जो शिक्षार्थी हैं वो एक भिन्नता प्रकट करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि मुझे इसके साथ, इस बच्चे के साथ नहीं बैठना है, इस बेंच में नहीं बैठना है, उससे दूर बैठना है, हमें आगे बैठना है, हमें पीछे बैठ, ऐसे विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है कि वो डी ग्रेड का बच्चे हैं, उसका रोल नंबर पीछे है, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, वो हमेशा सेकेंड आता है। इस तरह के जो भेदभाव होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है परीक्षाओं को संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जो परीक्षा है उसकी संख्या क्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा। अगर व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थी तो उसमें क्या करना चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बच्चों में विविध अनुभव से बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं वो कम हो जाए और बच्चे एक ज्ञान के लिए पढ़े, अनुभव के लिए पढ़े, ना कि एक व्यक्तिगत भिन्नता लाए। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड पांचवा, इसमें है वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार जो बल देते हैं फ्रेंड वो हैं सामाजिक, क्योंकि वाइगोस्की समाज पे बल देते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं। चाहे आप हिंदी पेडागोजी में ले लें या लगभग मैथ में ले लें किसी में, तो ये प्रश्न पेडागोजी में आता है अक्सर, वाइगोस्की के बारे में, चॉम्स्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, जीन पियाजे के बारे में। तो ये जो 4-5 हैं आप ज़रूर इसको पढ़ लें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को
विभिन्न शैलियों से क्या करते हैं, वो संतुष्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो किससे प्रभावित हैं? तो वो जो प्रभावित हैं शिक्षिका, जिसका जो पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक और विकास के सिद्धांत से, तीसरा जो है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से, चौथा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इसका जो सही आंसर होगा छठा का फ्रेंड, वो होगा तीसरा, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो इसमें गार्डन जी जो कहते हैं कि शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियाँ को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत की ओर इशारा करता है। और क्योंकि शिक्षिका जो है कक्षा में फिर विविध बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए जो विविध कार्य पद्धति का प्रयोग भी कर रही है, तो इसलिए ये जो है हावर्ड गार्डन का सिद्धांत का अनुपालन करती है शिक्षिका और उसका नियम को फॉलो करना चाहती है कक्षा में। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, 7वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी उत्तर का प्रश्न नहीं देती है। वो अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षिका जो यहाँ कर रहे हैं कि जो भी प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, कोशिश करते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करें और चर्चा करके उसका उत्तर खुद बच्चों से ढूंढे। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड 7वां का पहला, सक्रिय भागीदारिता का। तो ये सक्रिय भागीदारिता का सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसकी बात करें तो जो समूह चर्चाएं की बात कही गई है और सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों की जो है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो कि सहयोगात्मक होते हैं, एक दूसरे से चर्चा करके आंसर दिए जा रहे हैं इस प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा है शिक्षक को प्रभावित करने? पहला है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम साधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। तो इसका जो सही उत्तर होगा 8वां का फ्रेंड, वो होगा पहला इसका है विषय वस्तु में प्रवीणता, 8वां का। तो जो विषय वस्तु जो है फ्रेंड, विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से जो है संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एक विषय वस्तु बहुत ही ज़रूरी है, सिलेबस ज़रूरी है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो। क्योंकि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों को सही ज्ञान दे पाएंगे, एक सुचारू और औपचारिक ज्ञान दे पाएंगे और बच्चे उससे प्रभावित होंगे वाला, और वही उसका प्रभावित होने वाला कारक होगा। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो विद्यालय ज़्यादातर तरजीह किसको दे रहा है? लड़कियों को दे रहा है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। तीसरा है प्रयोजनात्मक उपागम, तीसरा है प्रगतिशील चिंतन। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा पहला, ये लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। अब ये लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है फ्रेंड, वो होता है
जैसे गायन प्रतियोगिता में जो विद्यालय यहाँ लड़कियों को वरीयता दे रही है, जिससे कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। इसी आधार पर लड़कों तथा लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए। अगर यहाँ समान वरीयता नहीं मिलती है, सिर्फ लड़कियों को वरीयता मिल रही है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। आगे है फ्रेंड 10वां है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। जब बीजों को अंकुरित किया जाता है, उसकी प्रभावी शिक्षण शैली क्या होगा? विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना या श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। चौथा है, बीज की वृद्धि के चित्र बनाना। चित्र बनाने से बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये शिक्षक कार्य कर रहे हैं और शिक्षा जो होता है वो बाल केंद्रित होता है। यहाँ बालक एक्टिव नहीं है, बच्चे एक्टिव नहीं हैं। श्याम पट पर चित्र बनाना, ये भी शिक्षक करेंगे, यहाँ भी बच्चे एक्टिव नहीं हैं। और जो दूसरा है, पहला है विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्या भी शिक्षक ही करेंगे। जो दूसरा ऑप्शन है उसका सही होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ जो दूसरा ऑप्शन में विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोया जाता है, बच्चा एक्टिव है बीज बोने में, और उसके द्वारा अंकुरण के चरणों का अवलोकन भी किया जाता है। कौन सा बीज का पेड़ कब आया, जितना भी चरण है, कब बोया गया, उसके बाद क्या किया गया, सारे चरणों का जो हम कर रहे हैं। एक्टिव जो हैं ये बच्चे हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या बच्चे उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है। तीसरा है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। चौथा है, व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 11वां का, वो है चौथा, कि यहाँ जो है व्यवस्था फेल हुई है। अगर बच्चा फेल हुई है, इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। मतलब विद्यालय जो बच्चों को मानसिक, शारीरिक या फिर जो कहें सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करने के साथ साथ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का दिशा जो होता है निर्धारण भी करता है। कौन करता है? विद्यालय करता है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य होगा कि व्यवस्था फेल हुई है, इसलिए कि वहाँ जो है बच्चों को सही व्यवस्था नहीं मिला है और उसकी जो पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रही है, वो व्यवस्था के कारण रही है, उस स्कूल का ही कारण रहा है। तो यहाँ स्कूल का व्यवस्था फेल हुई है, ऐसा होगा। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जो शिक्षण से अधिगम की ओर, तो कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति बनाकर, या रटने के प्रोत्साहन देकर, या कहते हैं अप्रशिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड, वो होगा दूसरा होगा। और जो बाकी ऑप्शन हैं, जैसे परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो परिणामों पर केंद्रित होकर नहीं होगा, क्योंकि अगर परिणाम से ही आप करते हैं शिक्षण का अधिगम तो नहीं होगा। रटने की बात आई तो ये रटने के लिए बच्चों को आप कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और अप्रशिक्षित तकनीक, तो अप्रशिक्षित तकनीक तो अपनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो टीचर जो होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए। तो शिक्षण जो है एक ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, ना कि अप्रशिक्षित। तो इसका जो दूसरा आंसर सही होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, जहाँ की बालक खुद एक्टिव हैं, बालक खुद कर रहे हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब बच्चे खुद से करेंगे
तभी जब बच्चे लर्निंग करेंगे तो क्या करेंगे, वो सीखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी जो शिक्षा होती है फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर पे जाता हूँ, और दूसरा होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, मतलब ये है कि समावेशी कक्षा में जो होता है कि विभिन्न, है ना, जो अक्षमताओं वाले जो बच्चे को एक नियमित कक्षाओं में अन्य या बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों को, है ना, साथ में शामिल कर लेते हैं, और उस कक्षा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। सबकी जो है शिक्षा शैली जो पढ़ाई जाती है वो सेम होती है, कक्ष सेम होती है, और समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। अतः जो है समावेशी शिक्षा क्या होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि समावेशी कक्षा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होते हैं, चाहे बच्चे विकलांग हैं या फिर किसी तरह का डिमेरिट है उसमें, तो वो सारे बच्चे जो है एक साथ बैठते हैं। समावेशी कक्षा का यही एक रूल है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न होता है, या लघु उत्तरात्मक प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा, सत्य या असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो किसी परीक्षण के वस्तुनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, मतलब किसी तरह का उसमें परीक्षण ना हो, डायरेक्ट आप आंसर हाँ या ना में दें। तो ऐसे प्रश्न प्रायः होते हैं, वो संक्षिप्त में उत्तर दिए जाते हैं इस प्रश्न के, और ये बहुविकल्पी भी प्रश्न हो सकते हैं, या फिर मिलान वाले हो सकते हैं, या सत्य असत्य वाले भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहेंगे। आज का जो अगला प्रश्न है 15वां फ्रेंड, वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? जो प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है कौन सी है? पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में बल। चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो कौन सी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यहाँ विशेषता है? तो जो प्रगतिशील शिक्षा का अगर इसका आंसर देखें फ्रेंड, वो होगा पहला। इसका पहला होगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वह यह बताती है कि फ्रेंड कि शिक्षा बालक के लिए है ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त जो है अवसर मिलता है, और समय सारणी में और बैठने की जो व्यवस्था होता है वो लचीलापन होता है। प्रगतिशील शिक्षा की ये मुख्य विशेषता होती है। फ्रेंड, इसका जो अगला पार्ट में अगला 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो चुका है, और जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।